चल यार 10-20 हज़ार लगा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चले ही तो जाएंगे। पहली ट्रेड में इतना बना लिया, फिर वो कैलकुलेट करते हैं, अभी एक का 10 हो गया, 10 का 100 होगा, 100 का इतना होगा। मेरा प्रश्न ये है कि ऑप्शन सिर्फ बर्बादी है, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पर आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ बताएं। यूएस में कंपनी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जो नोबेल प्राइज विनर्स ने शुरू की थी। लॉन्ग टर्म नाम था, पर 4 साल में बंद हो गई। टिप्स का सच क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। हम लोग ही दंग रह जाते हैं कि एक आदमी सिखा रहा है, वो 10-10 हज़ार लोग बैठे हैं सीखने के लिए, 5 हज़ार लोग बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सिखा नहीं रहा, कोई कथा चल रही है। जो सीख गया वो हीरो, जो ना सीखा वो जीरो। सेबी की भी एक रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स ये ट्रेडिंग की दुनिया में कहीं खो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नुकसान में जाते हैं। सिर्फ 10% ही होते हैं जो उभर के आते हैं, जो मुनाफा कमाते हैं। और हम सब भी आई एम श्योर कि उन 10% में आना चाहते हैं। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि ट्रेडिंग से तो दूर ही रहो, पैसे डूब जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे वगैरह वगैरह। पर हम सब में इतना क्यूरोसिटी होता है कि ये ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। हम सब जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है, एसआईपी कहता है कोई, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तो आज इस जिज्ञासा को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसीलिए हम आज ये सेशन कर रहे हैं। इस सेशन में आज हमारे साथ 3 गेस्ट होने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उनका। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं दीपक वाधवा। ये अभी फुल टाइम ट्रेडर हैं, पर इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ट्रेडिंग से नहीं करी थी। इन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे बिजनेसेस करे, पर इनका मन ना लगा, या शायद ये सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने वो बिजनेसेस छोड़ के इन्होंने रुख किया ट्रेडिंग की ओर। स्टार्टिंग में इनको काफ़ी टिप्स मिली, पर आज दुनिया इनसे ट्रेडिंग की टिप्स मांगती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपक वाधवा जी का। हमारे दूसरे गेस्ट हैं सौरभ सिसोदिया। ये ट्रेडिंग की दुनिया के इंडियन ट्रेडर्स में से टॉप के माने जाते हैं। कोटा में 3 साल इन्होंने आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए खूब जम के पढ़ाई करी। वहाँ एडमिशन तो नहीं हुआ, पर आज आईआईटी, आईएम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इनको अपने यहाँ ट्रेडिंग वर्कशॉप्स देने के लिए बुलाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम भी स्वागत करते हैं सौरभ सिसोदिया जी का। हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो हैं अर्जुन टंडन। ये आप लोगों ने इन सभी की जोश टॉक्स तो सुनी ही होगी, आई एम श्योर। तो ये इन्होंने जैसे अपनी जोश टॉक्स में ही बताया था, मैं भी वैसे ही बता देती हूँ कि बाय क्वालिफिकेशन ये सीए हैं, बट बाय प्रोफेशन ये फुल टाइम ट्रेडर है। मतलब पढ़ाई तो सीए बनने की करी थी, पर मन ना लगा, या कह सकते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है, और इसलिए आज वो फुल टाइम ट्रेडर है। पूरी तरह से ट्रेडर बनने से पहले इन्होंने बिग 4 कंपनीज में भी काम कर चुके हैं। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अर्जुन टंडन जी का। कल ही मैं अर्जुन जी की जोश टॉक सुन रही थी शाम को बैठ के कि आज सेशन होने वाला है, तो देखते हैं क्या बोला था उन्होंने। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी लाइन बोली थी कि आसान पैसे कमाने का बहुत ही मुश्किल तरीका है ट्रेडिंग। और इसी के साथ आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा सेशन होने वाला है कि लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों से पूछने के लिए, तो वो लोग सवाल पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे, दैट्स ऑब्वियस। तो हम इसी तरह ये सेशन रहेगा, और शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ एक बारी हम तीनों गेस्ट के लिए। हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है, मैं लखनऊ से हूँ। जैसे कि हम सोशल मीडिया साइट्स पे देखते हैं हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की बातें हो रही होती हैं। लेकिन जब उसमें हम देखते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप होता है, लेकिन हमें ना बिल्कुल नहीं आता है। मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, नील बटा सन्नाटा। तो वैसे ही है कि हम अगर उस ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आए तो हम जीरो से कैसे स्टार्ट करें। देखिए, पहले आप लोग कोई भी एक प्राइमरी या एलिमेंट्री कोर्स करिए, यूट्यूब से सीख सकते हैं, बुक्स हैं, नहीं तो ज़ीरोधा की एक वर्सिटी करके ऐप है, मतलब उसमें एक सेक्शन है, उसमें आप बेसिक टू एलिमेंट्री सब कुछ सीख सकते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे बने हुए हैं उनके, और वो काफ़ी अच्छा इन डिटेल्ड उन्होंने सिखाया है।
तो आप उससे सीख सकते हैं। और अगर उससे कुछ ना समझ आए तो यूट्यूब पे भी काफ़ी डिटेल्स हैं। दूसरा जो पैसा डबल ट्रिपल आपने बात बोली, तो मैं यहाँ ये एक मिथ क्लियर कर देता हूँ लोगों को। पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है, ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। होता है 5 साल देंगे पैसा डबल होएगा। जो एक अच्छा ट्रेडर, जो कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर है, वो 1.5-2%, 2.5%, बहुत अच्छा कोई महीना चला गया 3% तक कमा पाता है। एंड मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लाइक पहले एक ऐड आती थी, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो लाइक पीएनएल्स के ऊपर मत जाओ, बिकॉज सी जो पीएनएल दिखा रहा है उसके पीछे से कुछ मोटिव होगा, उसने कितना कैपिटल लगाया है, और वो सिर्फ आपको एक अच्छा साइड दिखा रहा है कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ट्रेडिंग लाइक एनी अदर प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी अच्छे ट्रेडर को मिलोगे उसका अगर अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है। तो आई वुड से इफ यू आर बिगनर, अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए, एसआईपी कीजिए। तो इससे क्या है कि आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं देखना है, एंड धीरे धीरे जब आपको समझ में आ रहा है कैश में चालू कीजिए। लोग क्या करते हैं, पहले ही एफएनओ में आ जाते हैं, एंड वो सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज लोग लाख रुपए या 2 लाख के कैपिटल से एफएनओ चालू करते हैं, एंड उसमें आप करोगे ऑप्शन बाइंग, और उसमें चांसेस है कि आप कैपिटल चले जाएगा। सेबी की रिपोर्ट भी आई थी कि 11% ही लोग पैसा कमा पा रहे हैं, और उसमें से 2-4-5% ही एफडी रिटर्न बीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट ही एफएनओ से करते हो, बिकॉज अब डेली एक्सपायरीज आ गई है, तो आप स्टार्ट ही उल्टा कर रहे हो। तो स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग, एसआईपी कर सकते हैं अच्छे फंड में, एंड धीरे धीरे आपको नॉलेज है तो कैश मार्केट पे फोकस कीजिए। ये साल 2 साल में अगर आपने कैश पे भी फोकस किया तो बहुत अच्छा रिटर्न आया है, एंड ऐसे बीच में मार्केट के साइकिल आते हैं तब कैश में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। एंड धीरे धीरे आई वुड से कि 1-2 साल, बिकॉज ट्रेडिंग में आपको 2-3 साल तो फिगर आउट करने में लग जाएंगे, तो 2-3 साल कैश मार्केट से चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको जब समझ में आएगा, ऑनलाइन काफी रिसोर्स है, देन मूव टू ऑप्शंस, फ्यूचर स्लोली। सौम्या, आई थिंक आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज दिस इज वेरी रेलिवेंट इन टुडेज टाइम ऑफ सोशल मीडिया। कभी कभी मुझे तो लगता है सेबी ने एक सर्वे गलत कर दिया है, क्योंकि सेबी बोलता है कि 90% लोग नुकसान में एफएनओ में, यहाँ तो देखने को मिलता है 90% प्रॉफिट में, जिस हिसाब से स्क्रीनशॉट डल रहे होते हैं लाखों के। एंड एक इंप्रेशन ऐसा जाता है कि एफएनओ में कमाना तो बहुत आसान है, इट्स नथिंग, कि आपने 9:15 से 3:30 बजे काम किया, प्रॉफिट लिया और बस अपना घर चले गए। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जो सेबी ने सर्वे किया है वो बिल्कुल ठीक है, रादर 90% प्लस लोग एफएनओ में नुकसान में होंगे। जस्ट फॉर अवेयरनेस आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि बहुत सारी ऐसी एप्स आती हैं आज की डेट में जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स फेक बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वीडियोस, नॉट जस्ट स्क्रीनशॉट, वीडियोस भी फेक बन जाते हैं। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज डोंट गो बाय व्हाट इज बीइंग शोन ऑन सोशल मीडिया, उसको प्लीज इतना मत देखें, इतना वेटेज मत दें। एंड देन व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप अपना पैसा मार्केट में डालते हो इन जस्ट निफ्टी, तो निफ्टी क्या रिटर्न देता है? 15% की रिटर्न आती है निफ्टी में। नाउ यहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मुझे पैसा डबल करना है, तो पहले तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं। ठीक है, हो सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कितने लोग मार्केट से ज्यादा स्मार्ट होते हैं? वो नंबर बहुत कम है। सो एक बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंटर करना चाहिए। 15-20-30% तक एक्सपेक्टेशन इज ओके, 30% भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज 30% अगर कोई बना रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो कंपाउंडेड रिटर्न्स बहुत हाई हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, आई थिंक जो सौरभ ने बोला है दैट इज वेरी वैलिड, एंड ये मेरा भी सजेशन रहता है लोगों को कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, प्लीज एफएनओ से शुरुआत मत करो। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ये जानना जरूरी है कि मार्केट फंक्शन कैसे करती है, प्राइसेस मूव कैसे करते हैं, अंडरलाइंग में मूवमेंट कैसे आती है। ऑप्शंस जो हैं वो अंडरलाइंग पे ही सारे बेस्ड हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड्स कैसे आते हैं मार्केट में, ओवरऑल मूवमेंट कैसे रहती है। तो जब आप स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू करते हो, जब आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हो, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। इट इज ओनली आफ्टर दैट कि आपको ऑप्शंस में जंप करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट। इट्स नॉट लाइक कि आपने सुबह स्टॉक खरीद लिया, शाम को बेच दिया। ऑप्शंस में बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो माय थॉट प्रोसेस एंड माय रिक्वेस्ट इज कि डोंट जंप इनटू ऑप्शंस। आप शुरुआत हमेशा कैश मार्केट से करें, एंड दैट इज द वे टू गो। हेलो सर, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हर 6 महीने में स्टॉक मार्केट में पुराने लोग चले जाते हैं और नए लोग प्रवेश करते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका आंसर हम तीनों देते हैं। एक शब्द है ग्रीड। जितने नए लोग आते हैं वो लोग एजुकेशन बगैर लिए आ जाते हैं। जैसे कॉलेज गोअर्स हैं,
चल यार 10-20 हज़ार लगा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चले ही तो जाएँगे। जहाँ ये थॉट प्रोसेस आया कि चले ही तो जाएँगे, उसी दिन लॉस हो गया आपका। द वंस यू अपने दिल को ऑल इज़ वेल कह दिया, तो समझो वेल हो गया। वही वाली बात है कि अगर आपने अपने मन को समझा लिया कि मैं बहुत छोटी-सी कैपिटल से ही तो आ रहा हूँ, चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ आप उसको व्होल हार्टेडली सीखेंगे ही नहीं। आज डॉक्टर 10 साल पढ़ने के बाद एक क्लिनिक खोल पाता है। इंजीनियर बेचारे बेकार घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी। एमबीए वालों को 10,000 15,000 की नौकरी मिल रही है, व्हिच इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग ऑन आवर पार्ट। चाय वाला बेचारा कमा रहा है। लेकिन एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर ये सोचता है कि मैंने भाई अपने अकाउंट में 10, 20, 50 हज़ार रुपए डाल लिए, तो वो सोचता है कि मैं इससे मैनी फोल्ड्स कमा लूँगा। तो वो जो ग्रीड उसकी होती है, वो एक्चुअली बिज़नेस नहीं कर रहा, वो जुआ खेल रहा है। क्योंकि आपको 10,000 से 20,000 बनाने हैं, 20,000 से 50,000 बनाने हैं। आप उन लोगों से पूछिए जो कि लॉस में हैं, क्या तुमने ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखा था? क्या ट्रेड लेने के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ कटेगा वो समझा था? मैंने ये ट्रेड लिया तो क्या मैंने चार्ट और सिस्टम दोनों को फॉलो किया? अगर कोई आदमी ये चीज़ें फॉलो करके ट्रेड लेगा, तो आई एम श्योर वो ट्रेड में कभी लॉस में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मेरा ट्रेड मेरी ट्रेड लेने के बाद वो विपरीत दिशा में भी चला तो मुझे निकलना कहाँ है। सेकेंडली, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मतलब रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हर कोई इग्नोर कर लेता है। वो क्या है कि मेरे पास कितनी कैपिटल होगी तो मैं कितना ट्रेड लूँगा। अब 50,000 रुपए आदमी डाल के 10 लॉट में ट्रेड कर रहा है, तो वो तो खत्म होएंगे ही होएंगे पैसे। हम लोग जो ट्रेडर, सीजन ट्रेडर हो चुके हैं, अब हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी दिन या किसी भी ट्रेड में हमारा 1 या 2% से ज़्यादा कैपिटल ना जाए। अब 50,000 वाला जो आदमी ट्रेड लेगा, क्या वो 500 रुपए के ट्रेड पे अपना ट्रेड रोक रहा है? नहीं रोक रहा वो। इसीलिए उसके 50,000 रुपए भी खत्म हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अगर किसी आदमी के पास 2, 3, 5 लाख रुपए हैं, मेरा आप लोग शायद मेरे ओपिनियन से वाकिफ़ ना करें, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं, तो आप ट्रेडिंग पे अपना टाइम और एनर्जी और वैल्यू ना खराब करके आप लोग सिप कर दें उस पैसे की, तो यू विल गेट अ बेटर रिटर्न। अपने लिए एक छोटा-सा कोई पूल बनाएँ या किसी मेंटर के साथ जाएँ, किसी से सीखें या कोई भी सीज़न ट्रेडर हो उसके साथ बैठें, उसके साथ काम करें। समझें 2-3 साल मार्केट का क्या किस तरह से मार्केट मूव करती है। आज हम लोगों को 8-8, 10-10 साल हो गए, फिर भी हमारा क्या होता है, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा होगा कि एकदम से स्पाइक आई, बहुत लोगों का लॉस हो गया। तो उन सब चीज़ों को हम भी ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट को मूव नहीं कर सकते। तो जो छोटा ट्रेडर होता है या जिसके पास कम पूंजी है, उसको 5 लाख से कम पूंजी पे तो मैं कहता हूं भाई सिप कर लो या इन्वेस्ट कर लो। ट्रेडिंग तो तुम्हारे लिए वर्ड ही गलत है। यू शुड बिकम ए इन्वेस्टर, नॉट ट्रेडर। इन्वेस्टिंग में क्या है, आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए, उसमें भी निफ्टी 50 के टॉप 10, टॉप 20 स्टॉक्स अगर आप लेंगे तो लॉस के चांसेस बहुत मिनिमल हैं। क्योंकि जैसे अभी सौरभ ने कहा, निफ्टी क्या है? निफ्टी एक 50 बेस्ट कंपनीज का समूह है, जिसको हम निफ्टी इंडेक्स बोलते हैं। जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी हैं। जैसे ही उसमें से कोई भी कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, वो बाहर हो जाती है, जो 51 नंबर पे खड़ी है वो अंदर आ जाती है। तो आप अगर निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में काम करेंगे तो वो तो हमेशा बेस्ट ही रहने वाले हैं। उनमें कोई बहुत ही एक ऐसा होगा, अभी तक वैसे हुआ नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि टॉप 10 कंपनीज में किसी में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ हो कि वो निफ्टी से बाहर निकली हो, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए, स्लो रिटर्न आएगा, एफडी को आप बीट कर पाएंगे, क्योंकि निफ्टी अगर 15% से चल रही है तो वो स्टॉक भी 15 तो चल ही रहे होंगे। हो सकता है 1 साल 2 साल ना आए, लेकिन वो तीसरे साल में कवर कर दे पूरा। तो 5 लाख से कम पूंजी पे तो भाई मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेड मत करिए, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर या पैसा लगा के टाइम बहुत लगता है, पूरा दिन आपको बैठना पड़ता है, पूरा दिमाग एग्जॉस्ट होता है, पूरी एनर्जी लगती है।
लगता है कि बहुत आसान है पैसा कमाना, लेकिन आसान पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल वो हालात होते हैं जब आप ट्रेड ले लेते हैं और वो लॉस होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि किसी के पास कम पूँजी है तो वो ट्रेडिंग में आए। ट्रेडिंग अगर आप देखो तो ज़ीरो सम गेम भी नहीं है, बोलते हैं ना ज़ीरो सम गेम कि 100 लोग कमा रहे हैं तो 100 लोग कमाएँ, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ नेगेटिव सम गेम बिकॉज़ हर साल 50,000 करोड़ तो सिर्फ़ गवर्नमेंट को टैक्सेस और चार्जेस में जाते हैं। तो आप सोच लो एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो बड़े ट्रेडर्स है या जिनके पास बड़े फंड्स हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उनसे कम्पीट कर रहे हो। तो अगर आपके पास एक तो पहली बात आप शुरू में ही आ गए, बिना पढ़े लिखे आ गए मार्केट में, आपने सिर्फ कुछ 2 बुक पढ़ी और फटाक से जंप कर लिया, तो आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों के साथ है जिनके पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। प्लस इट्स अ नेगेटिव सम गेम बिकॉज़ आपको चार्जेस, ब्रोकरेज ये सब नेट आप देखोगे, आधे ट्रेडर्स तो ट्रेडिंग की वजह से लॉस में नहीं होते। चार्जेस, ओवर ट्रेडिंग की वजह से उनको नेट पैसा ही नहीं बन पाता बिकॉज़ चार्जेस में ही उनका सारा कैपिटल चले जाता है। तो इसलिए जो मेन और ये जो गेम है, इसमें बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी इज़ 20%, 80% इज़ इमोशंस। एंड ये मेरा थॉट प्रोसेस भी है कि यार आप किसी बड़े ट्रेडर के साथ भी बाजू में बैठ के ट्रेड करोगे, वो प्रॉफिट में होगा, आप लॉस में होगे बिकॉज़ जो इमोशंस है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि यार अच्छा लॉस हो गया तो कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट हो गया तो ओवर एक्साइट नहीं होना है। और ये सब चीज़ें आप खुद कर करके आपको 2-3 साल बाद आप कर पाओगे। तो इसलिए इनिशियल फेज़ में लोग ओवर एक्साइट हो जाते हैं, अरे यार देखा पहली ट्रेड में इतना बना लिया, फिर वो कैलकुलेट करते हैं, अभी एक का 10 हो गया, 10 का 100 होगा, 100 का इतना होगा। तो इसलिए गो स्लो, स्टार्टिंग में टाइम दीजिए। सी बहुत से लोगों को जहाँ पैसा बनने वाला होता है, वो फेज़ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आप स्टार्टिंग के फेज़ में अगर टिक जाएँगे, एक ऐसे फेज़ तक पहुँच जाएँगे कि जहाँ से आपको रिटर्न, अभी हम लोग ने भी शुरू किया, आई थिंक 3-4 साल तो सब सिर्फ ट्रायल एंड एरर था, कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। और हर एक का एक हर एक को एक स्टाइल सूट होती है कि हमें जो स्टाइल सूट होती है शायद से इनको ना सूट हो। तो वो आपको फिगर आउट करने में टाइम देना पड़ेगा। एंड इसलिए ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हार कर लाइक इवेंचुअली दे क्विट। इसको मैं बड़े सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग जो है ना, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। जो प्रोसेस है, जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है, इन दोनों में बहुत-बहुत सिमिलैरिटी है। अब आप सोचो, जब आप कसिनो भी जाते हो, हम में से बहुत से लोग कसिनो गए होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूँ कितनों ने कमाया है, तो शायद किसी का भी हाथ ना उठे या कोई एक आधे का हाथ उठेगा। वो इसलिए बिकॉज़ जब आप कसिनो में जाते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस इज़ कि यार मेरे को 1 के 2 करने हैं, 2 के 4 करने हैं। हर कोई इसी थॉट प्रोसेस से जाता है। कोई ये नहीं सोच के जाता कि आज मैं जाके पैसे दूँगा कसिनो को। हर एक के अंदर एक होप होता है और हर एक के अंदर एक अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन होती है, वही डबल ट्रिपल वाली। तो मार्केट में भी जब आप आते हो, अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ एंट्री होती है। वो तो मार्केट अपने आप ही मार-मार के ठीक कर देती है सबको कि यार एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, नहीं मिल सकता इतना। बट हर एक की एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से होती है। नाउ सिमिलर टू कैसीनोज़, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक मनी इन द मार्केट्स। अगर आप कैसीनो में भी देखो, कितने लोग हैं जो बार-बार जाते हैं कैसीनो में कि यार मेरा पैसा पिछली बार बना था, अब मैं फिर जाके बनाऊँगा, या डेली बेसिस पे कोई जाके ट्रेड कर रहा है या वहाँ पे बेट कर रहा है। तो मार्केट में भी ऐसे ही है, जो लोग पैसा बना रहे हैं वो बहुत कम है। कैसीनोज़ में भी देयर आर पीपल, प्रोफेशनल गैम्बलर्स बोलते हैं, जिनका काम ही यही है, जिनकी लिविंग ही यही है कि पोकर खेलते हैं या व्हाटएवर डिफरेंट गेम्स देयर आर, वो खेल के पैसा बनाते हैं। सिमिलरली मार्केट में भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, बट वो नंबर बहुत कम है। दोनों में शायद 1% से कम हो, या 1% बोलूँ तो मैं 0.1% ही होगा एक्चुअली वो। 1% भी ज़्यादा बोल रहा हूँगा मैं। तो इसीलिए इट इज़ नॉट ईज़ी टू सिंपली कम और एक दिन आप आके बोलते हो कि यार मैं अगले 2-3 महीने में यहाँ से कमाना शुरू कर दूँगा। 4 साल की तो हमारी डिग्री भी होती है। तो आप 4 साल पैसा खर्चते हो, टाइम खर्चते हो, उसके बाद आपको एक इनकम आनी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 महीने में हम लोग कमाने लग जाएँगे। 3-4 महीने भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, डे 1 ही होता है वैसे तो सबका। तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट थॉट प्रोसेस जो लोगों का बना हुआ है, वो एक अनरीज़नेबल है, एंड दैट इज़ व्हाई मेजॉरिटी जो है वो लॉस लेके मार्केट से बाहर होती है। मेरा प्रश्न ये है कि ऑप्शन सिर्फ बर्बादी है, मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, प्लीज बताएं। तो इस पे राकेश जी ने एक चीज़ कही थी, खरीदने वाले की जेब खाली, जो खरीदता है वो सोचता है कि 100 रुपये ही जाएगा, उसकी जेब खाली, और बेचने वाले की तो तिजोरी खाली। तो सी ऑप्शंस बेसिकली लोग इसका इस्तेमाल ही गलत तरीके से, लोग जो आते हैं हीरो ज़ीरो जैसे कहते हैं कि लोग ऑप्शन में इसीलिए आ रहे हैं कि भाई 1 का 100, 1 का 10, वो एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। बट ऑन द अदर साइड आप देखो, लोग ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं कि भाई महीने का 1.5%, 2%, 3% वो रीज़न से बन जाए। तो इसलिए जो लोगों का थॉट प्रोसेस है कि यार ऑप्शन तो बर्बादी है, वो ट्रू है बिकॉज़ आप देखो कि अब इंडिया में हर दिन आपको एक्सपायरी है। इतने ट्रेडर्स आ गए हैं।
सब पैसे का पूल तो सेम है, लोगों को घर तो पैसा लेके सेम जाना है। तो जो जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास क्या है? उनको तो बाइंग करना है, एंड बाइंग में इट्स मोर लाइक गैम्बलिंग अगर आप सिस्टम से नहीं कर रहे हो। पर जो ऑप्शन बेच रहा है उसको रिस्क अनलिमिटेड है, पर उसको वो अगर बेच रहा है तो उसको पैसा चाहिए। आपको एक ऑप्शन खरीदना है, आपको 1000 रुपए में आप खरीद सकते हो, बट वही ऑप्शन बेचने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो जो बंदा 1.5 लाख से एक ऑप्शन बेच रहा है उसको भी पता है कि इसको रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो इन दी एंड इट्स द गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में हम सुनते हैं रिस्क है तो इश्क है, बट इट्स कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। बिकॉज आप बड़े बड़े मतलब अब हम तो हमारी बातें कर रहे हैं, यूएस में कंपनी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जो नोबेल प्राइज विनर्स ने शुरू की थी। लॉन्ग टर्म नाम था पर 4 साल में बंद हो गई। तो उनके जो नोबेल प्राइज विनर्स थे या नोबेल प्राइज विनर्स ने कोई कंपनी चालू की, 4 साल में इतना रिटर्न आया कि सब यूएस के फंड्स जो बैंक्स थे बोला कि यार हमारा पैसा लो मैनेज करो। तो पर तभी एशिया में क्राइसिस हो गया और वो इतने अपने सिस्टम्स पे श्योर थे कि उन्होंने एक के सामने 100 गुना की ट्रेड ली, इतनी रिस्क ले रहे थे, और एक ही ट्रेड में कंपनी बंद हो गई। और इतना बैंक्स का पैसा था कि अगर यूएस फेड को उनको बेल आउट करना पड़ा, कि अगर यूएस फेड बेल आउट नहीं करता तो यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता। तो इसलिए जो ये गेम है इट्स नॉट अबाउट स्मार्टनेस, इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने देखा है कि स्मार्ट लोगों ने भी रिस्क मैनेज नहीं किया एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। तो सी आप मुकेश अंबानी की बात करते हैं, उन्होंने रिस्क मैनेज करके काम किया, कहाँ पर है। एंड अनिल अंबानी ही टुक एक्सेसिव रिस्क। सी तो बोलते देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन वाइज एंड फुलिश। आप करते हो और आप सही हो जाते हो तो बोलते हैं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, और वही सेम चीज करके कोई बंदा हार जाता बोलता है तो बेकार आदमी है। तो इसलिए रिस्क ऑप्शंस भी करो, ऐसा नहीं गलत है, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं बाई करूंगा 1 का 100 होगा, वो गलत है। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द की। कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी चीज, रिस्क मैनेज करके नहीं चलना। हम ट्रेड लेते फिर सोचते कि उल्टा होगा तो क्या करना है। एंड अब जो है कंपटीशन और बढ़ गया बिकॉज डेली एक्सपायरी है, इतने ट्रेडर्स बढ़ गए। एंड वो हम भी फील कर पा रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले जो पैसा बनता था ज्यादा इजी बनता था, 2 साल से पैसा बन रहा है पर वो और डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शंस का जो पर्पस है वो इट्स नॉट के हीरो जीरो। बहुत सारे लोग उसको हेजिंग के लिए यूज करते हैं या कंसिस्टेंट इनकम के लिए यूज करते हैं। इसलिए आई वुड से रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि ये बाइंग भी करे तो फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, मेरा इस पे कॉल ये है कि पहले तो आप ये समझिए कि ऑप्शन है क्या? ऑप्शन क्यों बना? व्हाट वाज द रीजन ऑफ कि भाई ऑप्शन एज ए इंस्ट्रूमेंट लेके आई क्यों? तो ऑप्शन एक इंस्ट्रूमेंट इसलिए लाया गया कि जो लोग भी बड़ी-बड़ी पोजीशन अपनी खड़ी करते थे तो उसके सामने एक हेज बन जाए, इसके लिए ऑप्शन को आया। मतलब अगर आपके पास 100 लॉट है तो आप उसे हेज कर सकें, तो इसके लिए ऑप्शन को बनाया गया। तो हेजिंग वाज इनिशियली अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेज। ऑप्शंस वाज इनिशियली ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेज। अपना अब लोगों ने क्या किया कि उसमें क्योंकि एक डिके होता है रोज का, एक ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला है, ब्लैक सोल्स ही है ना, ब्लैक सोल्स फॉर्मूला है, जिसमें कि 5-6 ऑप्शंस ग्रीक होते हैं और उसमें जो थीटा होता है वो रोज डिके होता है। तो जो उसको कुछ लोग जैसे हम लोग हैं उसको हम लोग अपने लिए एज बना के ट्रेड करने लगे कि हमें लग गया ये थीटा तो डिके होना ही होना है तो हम इसको करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास पूंजी कम होती है वो ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जैसा अभी सौरभ ने कहा कि भाई बाइंग तो 1000 रुपए में भी हो सकती है, सेलिंग के लिए 1.5 लाख रुपए लगता है। लेकिन 1.5 लाख रुपए लगा के हमें ये पता है कि हमें एक उसमें बेनिफिट मिलेगा, वो है थीटा का। जैसे कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो उसको ग्रेविटी का बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे ही जब हमने ऑप्शन बेचा है तो हमें उसके प्राइस डिके का बेनिफिट मिल रहा है। हम तो चाहेंगे 100 वाली चीज जल्दी से जल्दी 0 हो जाए क्योंकि वो 100 पूरे घर आ जाएंगे। बायर क्या चाहता है कि 100 वाली चीज 200 हो जाए। अच्छा, बायर की सोच क्या है कि मेरा तो लगा ही 1000 रुपया है, हमारा 1.5 लाख लगा है। अगर हमने भी 100 रुपए का लॉस लिया और उसने भी 100 रुपए का लॉस लिया, बायर ने, तो उसकी तो कैपिटल 100 रुपए ही उसने लगाए थे, वो तो 0 हो गई। हम क्योंकि 1.5 लाख रुपए लगा के बैठे हैं और हमारा 100 पॉइंट का लॉस है तो हमारा लॉस फिर भी शायद 2-3% पे रुक गया। तो एक तो ये फर्क है कि बाइंग में लोग बर्बाद जल्दी क्यों होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे तो 400 ही जा रहे हैं, या मेरे तो 100 ही जा रहे हैं, मेरे तो 50 ही जा रहे हैं, या हीरो जीरो है तो 10 ही जा रहे हैं। अब 10 रुपए पे आपने लगा दिए 1 लाख, पता लगा वो सारे जीरो हो गए 5 मिनट में। 5 मिनट भी नहीं लगे, ऑप्शन को 10 से 0 आने में 5 मिनट नहीं लगते। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि
हम ऑप्शन का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने जो बोला, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि छोटी पूंजी से किया हुआ काम, सर्वाइवल रेट उसका हमेशा बहुत कम होता है। वो स्टॉक मार्केट में ही नहीं, वैसे भी आप कोई बिजनेस करें तो उसमें भी यही होता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप एक चाय बेच रहे हैं, आपने 10 प्याली चाय बेची और आपने 10 रुपए भी कमा लिए तो 100 रुपए ही कमाए। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा सेटअप बना लिया जिसमें 10,000 चाय बिक सकती हैं रोज की, तो आप देखिए आपके वॉल्यूम के सामने आपने कितना कमाया। तो सर्वाइवल रेट छोटे कैपिटल का हमेशा ही कम होता है। सी ऑप्शंस एज अ प्रोडक्ट जो है ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो सीधा जंप कर रहे हैं एफएनओ में, वो उन्होंने आज तक जो एक्सपोजर लिया मार्केट में वो शायद सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग का लिया हो। एंड स्टॉक में क्या है, आपने स्टॉक खरीदा और रख लिया उसको, तो उसमें पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। वो क्यों हाई होती है कि अभी नहीं तो 6 महीने में या साल में या 5 साल में स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड 5 साल में मार्केट्स का ट्रेंड ऐसा है, आप कोई भी 5 साल का पीरियड उठा लो तो मार्केट ऊपर रहती रहती है। तो इसीलिए स्टॉक्स में पैसा एक तो बनाना आसान हो जाता है। नाउ व्हेन यू कम टू ऑप्शंस, ऑप्शंस एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि स्टॉक से एकदम अलग तरीके से चलता है। शायद बहुत से लोग जो स्टॉक ये ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऑप्शंस की प्राइस मेनली 4 ग्रीक्स पे डिपेंडेंट होती है, जिनको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा बोलते हैं। अब ये तो बहुत फॉरेन लग रहा होगा सुनने में, क्या है यार ये, बट ऑप्शंस एक बहुत डिफरेंट तरीके से चल रहा है, एज इन उसकी प्राइसिंग हर रोज अलग हो रही है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चल रहा है तो शायद आपका ऑप्शन हिले ही ना, या हिले तो कम रेट से हिले, और बैंक निफ्टी टूटे या साइडवेज रहे तो भी मतलब आपका ऑप्शन एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करे। तो जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो बिल्कुल आप तो अंधेरे में तीर चला रहे हो, वो वाली बात है। तो इसीलिए जो लोग नुकसान ले रहे हैं ऑप्शंस में, वो इसलिए क्योंकि उनको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि यार, बंदा कहता है कि मैं पूरा दिन ऑप्शन होल्ड करके रख लेता हूँ, ये दोपहर तक तो चल ही जाएगा, दोपहर तक तो बैंक निफ्टी बढ़ ही जाएगा, कॉल बाय करके छोड़ देता हूँ इसको। बट उसको ये नहीं पता कि यार ये दिन भर थोड़ा थोड़ा डिके भी होगा, एंड तक अगर मैंने 1 घंटा आखिर में ये चल भी गया और मैं पूरा दिन इसको होल्ड करके बैठा रहा तो शायद तब भी मुझे पैसे ना बने। तो वो उनको समझ ही नहीं आता। तो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई फील कि मेजॉरिटी लोगों को इसमें नुकसान रहता है। प्लस ये एक प्रोडक्ट बाय नेचर एक लेवरेज प्रोडक्ट है। जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो शायद जब आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए का ही स्टॉक खरीद पा रहे हो, बट यहाँ पे आपको एक्सचेंज कई गुना लेवरेज देती है। जैसे फ्यूचर्स में आपको 5x लेवरेज मिल जाती है, इसी तरीके से ऑप्शंस में भी एक लेवरेज इनबिल्ट होती है। तो इस लेवरेज की वजह से आपको पैसे बनेंगे भी जल्दी लेकिन जाएंगे भी जल्दी। और क्योंकि सक्सेस रेट जो होता है वो 50% से बहुत कम रहता है यूजुअली, तो पैसे जाने के चांस और आपका अकाउंट, छोटा अकाउंट उड़ने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम श्रेया है और हम बिहार से आते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कुछ आईपीओस को लेके मार्केट में बहुत हो हल्ला हो जाता है। जैसे ओयो, जोमैटो, कुछ ऐसे ब्रांड्स जो हमें तुरंत विजिबल होते हैं या तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे मैं ट्रेडिंग नहीं करती, मुझे ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन इन आईपीओस के बारे में मुझे पता रहता है कि अच्छा अभी नाइका आया है, अभी इसके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो उस चक्कर में मैंने हो हल्ले के चक्कर में एलआईसी के स्टॉक्स ले लिए और मैं अभी लॉस में हूँ। तो मुझे ये जानना है कि इस हो हल्ले के मार्केट में अपन सही स्टॉक या सही आईपीओ का चुनाव कैसे करें? देखिए, मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं या जिनको मार्केट का तजुर्बा बहुत कम है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा या उनसे ये आग्रह करूंगा कि वो आईपीओ मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आईपीओ मार्केट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मार्केट है जिसमें कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस पढ़ना पड़ता है, और कंपनी आगे अपनी कमेंट्री कैसे दे रही है वो पढ़नी पड़ती है। सेकेंडली, हम लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है तो उसका टीवी में ऐड आना शुरू हो जाता है, या सोशल मीडिया साइट्स पे उसका कोई ऐड पॉपअप होना शुरू हो जाता है। तो वो तो सारे पेड अफेयर हैं। आज आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है तो आप उसके लिए मार्केटिंग करेंगे, ऐसे वो कंपनियां भी करती हैं। लेकिन आईपीओ इन्वेस्टिंग में एक है, क्योंकि हमें तो उसका पीछे यही नहीं पता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। आईपीओ तो एक नया प्रोडक्ट है ना, उसने आज से पहले वो मार्केट में नहीं आया। दैट मीन्स उसकी जो इक्विटी थी वो लिमिटेड लोगों के पास थी। नाउ ही इज गोइंग पब्लिक। तो जब वो पब्लिक जा रहा है तो हमें उसकी बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, जिसमें कि आरओसी क्या है, पी क्या है, उसका मार्केट कैपिटल कितना है, वो किस सेगमेंट में फॉल करेगा,
फिर उसके कस्टमर्स क्या हैं, ऑर्डर बुक क्या है। जनरली ये चीज़ें आईपीओ की जब वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें क्लियर नहीं हो पाती, और हमारे पास कोई किसी भी वेबसाइट पे उसकी डिटेल नहीं होती। बस हाँ, ये पता लगता रहता है कि ₹100 का अगर वो आईपीओ आ रहा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका 200 चल रहा है। वो 200 चल रहा है या वो हमें दिखाया जा रहा है, अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम ना, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते जिस लेवल पे कंपनीज ऑपरेट करती हैं। जैसे कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पता लगा मार्केट फॉल हो गई 3-4%, लेकिन रिजल्ट से पहले वो बहुत अच्छा चल रहा था। और कई दफ़ा किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, उसकी सेल पिछले उससे कम है, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन बाजार ऊपर। तो हमें नहीं पता है कि मार्केट उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी। वो तो जब हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो पहले ही जो था वो फिगर्ड इन था, या पहले से ही मतलब प्राइस में इंक्लूडेड था, या ये फैक्टर्ड इन था। वो तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें रिजल्ट आने से पहले पता होता है कि मार्केट उस पे कैसा रिएक्ट करेगी? बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट मैंने ऐसे-ऐसे भी देखे हैं कि 15%, 12%, 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हो रही है, लेकिन रिजल्ट आते ही मार्केट 3% शेयर प्राइस गिर जाता है। तो मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस होता है। तो आईपीओ जो होता है उसका हमारे पास कोई ना तो कमेंट्री होती है कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगा। आईपीओ तो कोई भी ला सकता है। आज मेरे पास मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक विजन है। वो विजन रियल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जैसे पेटीएम 2100 पे हम सब ने लिया था, आज पेटीएम का हाल देख लीजिए। शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं, उनके अपने सबकी कंपनीज में लॉसेस हैं, लेकिन वो शार्क टैंक में बैठे हुए हैं। तो जो चीज़ दिखती है वो हमेशा होती नहीं है। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इन्फोसिस में आईपीओ में लिया होता तो आज इतने करोड़ होते, ये स्टॉक लिया होता। पर इन्फोसिस के साथ इतनी सारी कंपनीज जो थी वो बंद भी हुई है, तो वो कोई बात नहीं करता है कि यार। और आईपीओ क्या, अभी जब बुल मार्केट होता है तब आपको काफ़ी आईपीओ दिखेंगे, तो बुल मार्केट में गधे घोड़े सब भागते हैं, बट एक्चुअल में जब रियल वैल्यू आती है तब बहुत कम कंपनी सर्वाइव कर पाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एज अ बिगनर अगर आप कर रहे हो तो आईपीओ से बेटर है आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसमें एक एडवांटेज ये है कि निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी से हो ही रहेगी, तो जो कंपनी नहीं चल रही है वो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो से बाहर हो जाती है। अगर आप समझो आपने खुद 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, जो कंपनी नहीं चल रही है आप कभी बेचोगे नहीं कि ठीक है ये लॉस में इसको रुकूंगा, आप प्रॉफिट वाले बेच दोगे। पर निफ्टी में क्या होगा, जो कंपनी खराब है वो ऑलरेडी निकल जाएगी, नया एंट्रेंट आएगा, तो नेट निफ्टी में अच्छी कंपनी ही बचेगी, इसलिए वो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा। तो आई वुड से कि आईपीओ, अगर कुछ सिलेक्टिव आईपीओस को छोड़ के रादर फोकस ऑन निफ्टी इन्वेस्टिंग, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एंड आपको लाइक बेसिकली किसी बड़े फंड मैनेजर को कुछ ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं देने, ना कुछ कमीशन देनी, बट इन द लॉन्ग रन आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे पेस पे बढ़ सकता है। थिंक वेरी वैलिड पॉइंट्स बाय बोथ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एज अ न्यू कमर, एक बंदे की या एक लेडी की एज अ न्यू ट्रेडर, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज लो, ठीक है, एंड नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ स्टॉक जिसकी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मार्केट को ही नहीं है। वाई? बिकॉज अभी वो मार्केट में स्टॉक लिस्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। एंड जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट एक प्राइस आ चुकी है उसकी, ठीक है। यहाँ पे जो आईपीओ प्राइस है वो है जो कंपनी मांग रही है, जो कंपनी को लगता है होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस प्राइस पे पहले तो लगा रहे हो। सेकेंडली, whenever you are investing in an IPO, my thought process of investing in any company is that क्या आप उस कंपनी को आगे बढ़ता देखते हो अगले 5 साल में, 10 years down the line? That is when you should invest. As a newcomer, trading नहीं करनी चाहिए in IPOs. And thirdly, जो पुरानी कंपनीज होती थी ना, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है, HDFC है, 10-10 रुपए के शेयर होते थे, या कोई शायद 1 रुपए का उस टाइम भी शेयर हो, एंड ये आज 2000-3000 पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स या फिर जो भी इन्होंने बोनसेस दिए हैं। तो उस टाइम पे कंपनीज जो होती थी ना, दे यूज्ड टू लीव वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। आज की डेट में पेटीएम 2100 पे शेयर लेके आ रहा है, तो क्या शेयर होल्डर कमाएगा उसमें? सारी वैल्यू वो निचोड़ चुका है। और उन्होंने स्टेटमेंट मारा था कि वी आर प्राइसिंग एट 2100 बिकॉज हम लोग को इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यू छोड़नी थी। और दूसरा, अगर आप देखिए इसकी एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पेटीएम का ही अगर हम उदाहरण लें तो आज की तारीख में अगर पूरे हिंदुस्तान में 130 लोग करोड़ की जनता है और 80 करोड़ लोग फोन यूज कर रहे हैं, तो 80 में से मैं समझता हूँ 50 करोड़ लोगों के हाथ में पेटीएम है।
तो एक प्रोडक्ट जो जैसे इन्होंने कहा कि आगे 10 साल आप क्या देखते, तो मैं तो पेटीएम को हर एक फोन में नहीं देखता, हर घर में, हर सबके पास देखता हूँ, लेकिन फिर भी वो इतनी वैल्यू नहीं जनरेट कर पाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को बहुत प्रीमियम पे प्लेस किया। तो आईपीओ में अच्छा, और उसने जो प्राइवेट प्लेसमेंट करी थी, जब मतलब एक अनलिस्टेड शेयर भी सेल होते हैं आईपीओ से पहले, जैसे मेरी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को लगता है कि मुझे फंड रेजिंग, जैसे शार्क टैंक है, तो शार्क टैंक एक तरह से अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर सेल होते हैं, तो शार्क टैंक इज द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट। तो अब किसी ने, जैसे एक इन्वेस्टर ने 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे कोई वो ले लिया, तो जो पेटीएम ने अनलिस्टेड शेयर जब उसके मार्केट में बिक रहे थे, तो वो 4-4 हजार के बिक रहे थे, लोगों के पास वो भी हैं। तो अब आप देखिए 4,000 वाला का बेचारे का 400 रुपए आ गया, तो उसको क्या वैल्यू मिली। तो इसलिए नई कंपनी से दूर रहना समझदारी होती है आईपीओ में, दिस इज व्हाट माय कॉल इज। और आप कंपनी आ जाए, उसका ट्रेडिंग शुरू हो जाए, चार्ट बन जाए कम से कम साल 6 महीने का, तो आप लीजिए। क्यों हमें नई कंपनी में घुसना है, पुरानी भी तो अच्छी चल रही है, बहुत सारे थीमेटिक कंपनीज भी चल रही हैं। प्लीज अर्जुन आप बोलिए। बिल्कुल, ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा थॉट यही रहता है कि यार एक तो सोशल मीडिया ने ना बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया है सबके माइंड्स को ही, बिकॉज वहाँ पे ऐसी ऐसी रील्स और ऐसी ऐसी इमेजेस आती हैं कि यू नो आपने इस आईपीओ में 20 साल पहले इतने लगाए होते, लाख रुपए लगाए होते, आज 100 करोड़ बन गए हैं। तो कोटक था, विप्रो का एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, विप्रो बहुत का बहुत सारी एग्जांपल लोग कंपनीज देते हैं हैं। कि 1,000 रुपए लगाए होते 72 में, तो वो आज की तारीख में 700 करोड़ होते। तो मैंने एक दिन अपने पापा से ऐसे ही कह दिया कि भाई आपने क्यों नहीं लगाए, तो बोले कि बेटा उस वक्त 40 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, 1,000 रुपए तो होना ही बड़ी मुश्किल बात थी। बात यह है, आज की डेट में खड़े होकर कौन बोल सकता है कि अगले 5 साल में ये कंपनी 10x होगी। पिछले 20 साल का डेटा तो कोई भी उठा के बोल देगा इसमें लगाए होते तो ये होता, बट गेम इज कि आज कौन बता सकता है। एंड इसीलिए आई वुड फील कि आईपीओ से दूर रहना बेटर है, बिकॉज उन्हीं सेम वैल्यूएशंस पे बहुत सारी और कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं आगे। सेकेंडली एक और चीज होती है, जब भी हम कोई चीज को पकड़ते हैं, मतलब कोई मुझे शेयर लेना है, तो हम सिर्फ उसका प्राइस नहीं देखते, उसके प्राइस के पीछे की एक चीज होती है पी। तो जिस कंपनी का पी कम होता है अपने पीयर से, और प्राइस चाहे मुझे आईटीसी लेना है और मुझे मेरिको लेना है, तो आप देखिए दोनों ही अपने सेक्टर में एफएमसीजी कंपनीज हैं, दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन आप देखेंगे पी किसका कम है, तो वो चाहे शेयर प्राइस ज्यादा हो और पी कम हो, तो वो प्राइस सस्ता है। आईटीसी जैसे 400-450 का है और उसका पी ज्यादा है, और कोई शेयर सेम कैटेगरी में फॉल करता है, उसका प्राइस 2600 है लेकिन पी कम है, तो वो 2600 वाला लेना 400 के मुकाबले सस्ता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय है और मेरा आप सभी से सवाल यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक नई चीज बहुत चल रही है, वो है वेरीफाइड पीएनएल, कोर्सेस, स्कैम्स। सो इन सारी बातों पर आपका क्या टेक है? देखिए, अब वेरीफाइड पीएनएल तो भाई एक ठीक चीज़ है। आज मुझे अपना पीएनएल दिखाना है, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? भाई मैंने आपको एक पेपर दिखा दिया या एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया, तो अगर वेरीफाइड है तो एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट ऑन इट, तो ये तो सही चीज़ है। अब स्कैम क्या चल रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे, आप हमारी कोर्स को लीजिए, आप 500 गुना कमा पाएंगे, या आप हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टिप्स ले लीजिए, सीख लीजिए। वो सब स्कैम है, उससे आप लोग जितना दूर रहें वो बेटर है, क्योंकि टिप्स का सच क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ कि टिप्स वाले 500 लोगों को अगर टिप्स दे रहे हैं, तो उसमें 250 लोगों को कह रहे हैं बाय करिए, 250 को कह रहे हैं सेल करिए। एक ही प्रोडक्ट, मान लीजिए बैंक निफ्टी है, तो इन 250 को बोलेंगे भैया आप बाय कर लो, इनको बोल देंगे सेल कर लो, तो एक ट्रेड तो मेरा सही जाने वाला है। तो ये 250 लोग मेरे कस्टमर बन गए, और ये 250 को मैं 1-2 बार और टिप्स दूंगा तो उसमें कोई सही चली जाएगी। तो टिप्स का तो धंधा ऐसे चलता है, और टिप्स एक मतलब छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अभी आज से 1-1.5 साल पहले जी बिजनेस ने कोई एक मुहिम चलाई थी, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं इंदौर और गुजरात में, जो लोग टिप्स चला रहे थे। इतना बड़ा वॉल्यूम है टिप्स का, क्योंकि हमें लगता है 5,000 ही तो ले रहा है, लेकिन वो 5,000 कितने लाखों लोग ले रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग नुकसान में हैं।
तो ये तो स्कैम है, इससे तो बचना चाहिए। टिप्स वाले को अगर खुद ही कमाना आता तो वो खुद ही कमा लेता, वो टिप्स नहीं दे रहा होता, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा आपने क्या सवाल पूछा जी? टिप्स का और कोर्सेज का। कोर्सेज देखिए, अगर कोई जेन्युइन है आप उसका रिव्यूज देखिए, अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली सिखा रहा है और अच्छा सिखा रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, हम सबने एक कहीं ना कहीं से सीखा है, बहुत सारी वेबसाइट से सीखा है, बहुत सारे यूट्यूब से सीखा है। अगर रिव्यूज अच्छे हैं, लोगों का फीडबैक अच्छा है, और इफ समवन इज एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर नॉलेज, मतलब ट्रेडिंग, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर वो देखना चाहिए कि कितने पैसे लेके वो मुझे कितनी वैल्यू डिलीवर कर रहा है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी का भी कोर्स ले लें या किसी से भी सीखने पहुंच जाएं, या आजकल हम खुद ही देखते हैं, हम लोग ही दंग रह जाते हैं कि एक आदमी सिखा रहा है, वो 10-10 हजार लोग बैठे हैं सीखने के लिए, या 5,000 लोग बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सिखा नहीं रहा, कोई कथा चल रही है। तो आप लोग थोड़ा सा उसका एक ड्यू डिलिजेंस कर लें और सीखना। देखिए, फिर वही हम लोग बार बार उसी चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि सीखना तो जरूरी है ही है, बगैर सीखे तो ट्रेड ही नहीं करना। अभी कैसा है ये ट्रेडिंग की जर्नी, कैसी है कि हम सबको 500 किलोमीटर चलना है, कोई पैदल चल रहा है, कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, किसी ने फ्लाइट ले ली, लेकिन चलना सबको है। तो शुरू के इनिशियल 2-3 साल तो लॉस लेके, धक्के खा के, सीख के, करके, अपनी गलतियों से सीख के चलना, तो वहां तक पहुंचना है जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होना। कुछ लोग हैं जो 50,000 से 10 लाख भी बना लेते हैं, लेकिन वो कुछ हैं, वो सारे नहीं हो सकते। तो सीखिए और करिए, जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाब भी 5-6% लोग तो हो रहे हैं ना। तो जो हो रहे हैं वो भी तो सीख के ही वहां तक पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। आई थिंक जहाँ तक बात रही सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये एक लाइफ में रूल बना लो, क्योंकि सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में बढ़नी है, ये कम नहीं होगी। सो जो भी आप देख रहे हो, स्पेशली विद द कमिंग ऑफ एआई एंड ऑल दैट, हर चीज़ फेक हो सकती है, और ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें तो यार स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब आराम से फेक करे जा सकते हैं। सो वेरीफाइड पीएनएल इज अ गुड थिंग, एटलीस्ट थोड़ी सी एक ऑथेंटिसिटी आती है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है, जो क्लेम कर रहा है, वो सच भी है या नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। जहां तक बात रही टिप्स की, मेरा मानना है जितना दूर रहो टिप्स से उतना बढ़िया है, क्योंकि टिप्स आपको पैसे बना के दे ही नहीं सकती। एक टिप में बनेंगे, दूसरे में जाएंगे, बराबर हो जाएगा, या नेट लॉस में आओगे, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। होता ही है कि कोई भी आपको अगर टिप दे रहा है तो आपको बस ये होता है कि यार कहीं इसके पैसे ना बन जाए और मैं रह जाऊं पीछे। इंसान टिप पे ट्रेड इसीलिए करता है कि सामने वाला कह रहा है यार मैंने तो ना ये शेयर ले लिया है और ये बढ़ने वाला है, तो मन में आता है कि यार कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं, कहीं मेरे ना पैसे बने, तो आप टिप पे ट्रेड जरूर लेते हो, लेकिन नेट में पैसे आपके नहीं बन सकते हैं। एंड तीसरी चीज आपने जो कोर्सेज के रिलेटेड पूछी, माय फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप किसी का कोर्स ले रहे हो, आप ये देखो क्या ये खुद ट्रेड करता है या नहीं। बहुत सीधी सी बात है। अगर वो सिर्फ बातें कर रहा है तो यार वो थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई भी थ्योरी पढ़ा सकता है, क्या है उसमें, मतलब किताब लेके उसमें से नोट्स बना के फैंसी वे में प्रेजेंट करके पढ़ाना इज नॉट डिफिकल्ट, कोई भी बातें कर सकता है। लेकिन जो एक्चुअली में उस चीज को अप्लाई कर रहा है, उस पे ट्रेड कर रहा है, जो उस पे पैसे बना रहा है, फायदा उसी से है सीखने का। सो कोर्सेज लेना बुरी बात नहीं है, बिकॉज आपका लर्निंग कर्व कट हो जाता है। कुछ चीजें जो आपको शायद सालों बाद समझ आए, वो आपको कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना भी तो चाहिए, सिर्फ बुकिश एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। सो माई पॉइंट इज मोर देन द प्राइस दैट द पर्सन इज आस्किंग फॉर, क्या वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा है या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपने कोर्स तो चलिए किसी का ले लीजिए, लेकिन क्या उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो 100% डिलीवर कर पाए? क्योंकि मैंने भी 1-2 लोगों का कोर्स लिया है जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था, ये बात है 2018 और उससे पहले की। तो मैं किसी के पास गया सीखने, बोलने, मतलब करने, तो मैंने ऐसे ही, उन दिनों किताब पढ़ता था मैं या देखता था, तो मैंने ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया, तो मैंने उनसे ऑप्शन ग्रीक पूछ ली। तो मैंने पूछ लिया भाई वेगा क्या होता है, तो बोले इसका कोई काम नहीं है, ये हम देखते ही नहीं है, तो ये वेगा होता है। तो आप पहले ये भी देख लो कि अगला आदमी किस लेवल की नॉलेज को कंटेन कर रहा है और उससे हमारे को क्या वैल्यू मिलने वाली है। क्योंकि 2,000 रुपये भी मेरे ख्याल से खर्च करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें उसके अगेंस्ट मिलने वाला है। दूसरा, इन्होंने जो बात कही, एक मैंने अभी बहुत अच्छी लाइन किसी से सुनी थी
कि सोशल मीडिया के ऊपर इट इज नॉट टेलीविजन, इट्स टेल अ विजन। अब आप जैसे देखते हो सर्फ का ऐड आता है, वो बिल्कुल वाइट हो जाती है, आप 50 बार धो लो अगर आपका कपड़ा वाइट हो जाए उतना तो। सो समटाइम्स इट इज सिंबॉलिक ऑल्सो, सो यू शुड नॉट ट्रस्ट इट 100%। पिंच ऑफ ए सॉल्ट लीजिए, समझिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि हाँ भाई मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 42-43 की एज के बाद यहां तक पहुंच गया, तो आप लोग तो सब यंग हैं, पहुंच ही सकते हैं। बेसिकली मेरा आप तीनों से एक क्वेश्चन है, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं, तो अगर आप कुछ टिप देना चाहें बिगिनर को जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो आपकी तरह सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। हेलो जोश टॉक्स स्टॉक मार्केट फैमिली। जोश टॉक्स ने हमारे लिए एक ऐप बनाई है जहां हम अपने फेलो ट्रेडर से बात कर सकते हैं और शायद एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, हमारा आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट किया तो कैसे, लॉस किया तो कैसे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोश फैमिली में हम लाखों करोड़ों जन हैं और हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। अब हमें इस जर्नी में लोनली फील करना नहीं पड़ेगा।